नमस्कार। प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के क्रम में अब हम सेकेंड यूनिट के टॉपिक कार्यपालिका का अर्थ और परिभाषाओं के बारे में देख रहे हैं। तो साधारण अर्थों में कानूनों का क्रियान्वयन करने वाली संस्था कार्यपालिका कहलाती है। आज इसका अर्थ सीमित और व्यापक दोनों अर्थों में किया जाता है। आधुनिक राज्यों में कल्याणकारी स्वरूप में कार्यपालिका के साथ नौकरशाही को भी मिला दिया गया है। सीमित अर्थों में तो राज्य के प्रधान और उसके मंत्रिमंडल को ही कार्यपालिका कहा जाता है, पर अगर हम व्यापक अर्थों में देखें तो कार्यपालिका के अंतर्गत नीति को अमली जामा पहनाने वाले प्रशासनिक अंग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। कार्यपालिका को कुछ विद्वानों ने सीमित और व्यापक दोनों अर्थों में निम्न प्रकार से परिभाषित किया है, जिसमें सबसे पहले हम मैक्रिडीज के अनुसार राजनीतिक कार्यपालिका राजनीतिक समाज के शासन के लिए औपचारिक उत्तरदायित्व निभाने वाली संस्थागत व्यवस्थाएं हैं। फिर हम गिलक्राइस्ट के अनुसार कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य में परिणित करता है, और यह वह धुरी भी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन घूमता है। फिर हम लाल पॉलम्बरा की डेफिनेशन देखेंगे, जिसमें कार्यपालिका से आशय मुख्य कार्यपालक विभागों के अध्यक्ष तथा सरकारी सोपान में उच्चतर स्तर के सार्वजनिक प्रशासकों से है। इसमें वे व्यक्ति, सिविल कर्मचारी व अन्य लोग जो मुख्य कार्यपालिका की मदद के लिए भर्ती किए जाते हैं शामिल होते हैं। इन्होंने प्रशासकों को भी इसमें शामिल किया है। फिर हम गार्नर की कोटेशन पे आते हैं। व्यापक तथा सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत वे सभी अधिकारी, राज्य कर्मचारी और एजेंसियां आ जाती हैं जिनका कार्य राज्य की इच्छा को, जिसे विधानमंडल ने प्रकट कानून का रूप दे दिया है, कार्य रूप में परिणित करना है। यानी जो कार्य करना, यानी कानूनों को लागू करने का काम प्रशासन और कार्यपालिका दोनों मिलके करती हैं, तो दोनों का मिला जुला रूप कार्यपालिका कहलाता है। फिर हम इसके प्रकारों पर आते हैं। तो प्रकारों में सबसे पहला तो वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका है, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। जब राज्य के शासनाध्यक्ष यानी सर्वोच्च पदाधिकारियों को संवैधानिक दृष्टि से संपूर्ण प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होते हैं, किंतु व्यवहार में उसकी शक्ति नाम मात्र की होती है, तो इस प्रकार की कार्यपालिका को हम नाम मात्र की कार्यपालिका या ध्वज मात्र कार्यपालिका कहते हैं। ब्रिटेन की महारानी और जापान का राजा, भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका के उदाहरण हैं। फिर इसके विपरीत वास्तविक कार्यपालिका वह है जो व्यवहार में प्रशासन की संपूर्ण शक्तियों का उपभोग करती है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन, जापान और भारत में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। उल्लेखनीय है कि कार्यपालिका के ये दोनों भेद सिर्फ संसदीय प्रणाली में ही पाए जाते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए ध्यान रखने वाली बात है कि संसदीय प्रणाली में ही हमें दो प्रकार की कार्यपालिकाएं नजर आती हैं, वास्तविक और नाम मात्र की। फिर है हमारी राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका से यहाँ अभिप्राय ये है कि राजनीतिक कार्यपालिका वह है जो कि हम चुनावों के माध्यम से जिस कार्यपालिका को हमारे सामने रखते हैं और वो हर 5 साल बाद परिवर्तित हो जाती है, और जबकि स्थायी कार्यपालिका में प्रशासनिक अधिकारी आते हैं जो कि हमेशा अपने जब जो भी उनकी रिटायरमेंट की एज है तब तक वो बने रहते हैं, तो वो स्थायी कार्यपालिका कहलाती है। फिर हम आते हैं संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। आधुनिक लोकतांत्रिक शासनों में पाई जाने वाली कार्यपालिका के ये दोनों प्रमुख भेद। संसदीय कार्यपालिका को उत्तरदायी कार्यपालिका भी कहा जाता है, क्योंकि वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय कार्यपालिका के मुख्य लक्षणों में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं। कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका को सामान्य अवधि के लिए से पूर्व भी पदच्युत कर सकती है, यानी उसको हटा सकती है। व्यवहार में वह ऐसा नहीं करती है, परंतु फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो संसदीय शासन प्रणाली है वहाँ कार्यपालिका जो है वो संसदीय कार्यपालिका जो है वो अस्थायी होती है।
फिर हम आते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो होती है उसमें कार्यपालिका और व्यवस्था में कोई घनिष्ठ संबंध नहीं होता है, दोनों अलग अलग अस्तित्व रखते हैं और यहाँ चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत काम करता है। और कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का निवास एक व्यक्ति यानी राष्ट्रपति में होता है और वही उसके प्रति उत्तरदायी होता है। और व्यवस्थापिका कार्यपालिका को पदच्युत करने में असमर्थ है। व्यवस्थापिका अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई करती है तो ही वह राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका को हटा सकती है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में संसदीय कार्यप्रणाली अधिक प्रचलित है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अधिक लोकप्रिय है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका अधिक लोकप्रिय है। अधिकांश विद्वानों का तो मत है कि संसदीय कार्यपालिका अध्यक्षात्मक कार्यपालिका से अधिक श्रेष्ठ होती है, क्योंकि संसदीय कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होने के कारण लोक मत के अनुसार आचरण करती है, इसलिए यह लोकतंत्र के अधिक समीप होती है। फिर हम आते हैं एकल और बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका जो है, एकल कार्यपालिका के अंतर कार्यकारिणी की समस्त शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो अमेरिका की कार्यपालिका एकल कार्यपालिका है, क्योंकि प्रशासन संबंधी सभी शक्तियों का उपभोग राष्ट्रपति करता है। संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल अनेक सदस्यों से मिलकर बनता है, तो ये सदस्य परस्पर समान माने जाते हैं। तो संसदीय मंत्रिमंडल को एकल कार्यपालिका ही माना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि मंत्रिमंडल में एकता पाई जाती है, उसे प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी मिलता है। स्विट्जरलैंड में हमें बहुल कार्यपालिका देखने को मिलती है, क्योंकि यह 7 सदस्यों से मिलकर बनती है, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष के पास कोई विशेष महत्वपूर्ण शक्तियाँ नहीं होती हैं। कार्यपालिका में वास्तविक एकता और सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव होता है। प्रत्येक सदस्य अपने विभाग मात्र के लिए ही उत्तरदायी होता है। तो तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो बहुल कार्यपालिका की तुलना में एकल कार्यपालिका अधिक लोकप्रिय है। वर्तमान में स्विट्जरलैंड के अलावा सभी देशों में एकल कार्यपालिका ही है। एकल कार्यपालिका का प्रमुख गुण यह है कि इसमें प्रशासन के विभिन्न विभागों में उचित सहयोग पाया जाता है। प्रशासन में उत्तरदायित्व की एकता भी पाई जाती है। फिर हम आते हैं इसमें पैतृक और चुनी हुई कार्यपालिका। जिस देश में कार्यपालिका को पैतृक आधार पर चुना जाता है वह पैतृक कार्यपालिका होती है। जैसे ब्रिटेन में सम्राट का चुनाव पैतृक आधार पर होता है, तो वहाँ की जो कार्यपालिका है वो पैतृक कार्यपालिका कहलाती है। और यह कार्यपालिका वंशानुगत होती है, इसमें जन इच्छाओं का अभाव पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जिन देशों में कार्यपालिका जनता या जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के आधार पर चुनी जाती है उसे निर्वाचित या चुनी हुई कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे भारत, अमेरिका, बांग्लादेश, श्रीलंका, पेरू, चिली आदि बहुत से देश हैं जहाँ पर हमें चुनी हुई कार्यपालिका देखने को मिलती है। इस प्रकार आज हमने देखा कार्यपालिका का सबसे पहले अर्थ देखा है, फिर उसके बाद हमने इसकी परिभाषाएं देखी हैं, जो हमें 4 परिभाषाएं मिली हैं। फिर हमने इसके प्रकार देखे हैं, जिसमें हमने इसके 5 प्रकार आपको बताए हैं, जो कि कार्यपालिका के प्रकार होते हैं। आगे हम इसकी कार्यपालिका के कार्य और कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि के क्या कारण हैं वो सब भी हम अपने अगले चैप्टर में या अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।